मेरे घर में हर तरफ फरवरी मची हुई थी। हर कोई परेशान था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मेरे घर वाले तो घर वाले, मेहमान तक परेशान थे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहे थे। मैं एक कोने में गुमसुम और चुप बैठी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर यह सब कुछ हमारे साथ ही होने को रह गया था। आज ही तो मेरी शादी हुई थी और कल मेरे ससुराल वाले मुझे और दहेज का सामान लेने आने वाले थे। लेकिन अब यह कैसे हो सकता था? क्या वह मुझे बिना दहेज के अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाते? यह सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे, जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मेहमानों में से किसी ने कहा कि कम से कम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट तो लिखवा दी जाए। पापा तो पुलिस स्टेशन जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन भाई ने पापा को समझाया कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए, तो पापा उनकी बात मान गए। लड़के वाले को भी पापा ने फ़ोन करके हमारे घर पर हुई वारदात के बारे में बता दिया था। वह लोग भी कुछ देर में घर पर आने वाले थे। मेरे भाई ने कहा, जब तक वह लोग हमारे घर आते हैं हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आ जाते हैं। फिर मेरे पापा और भाई पुलिस स्टेशन चले गए। मेरी ससुराल वाले हमारे घर आ गए थे। पापा और भाई अभी तक पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आए थे। पता नहीं अब क्या होगा। मेरे ससुराल वाले मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार भी होंगे या नहीं। जब पापा और भाई वापस आए तो मेरे ससुर जी मेरे पापा से बहुत ज़्यादा अफसोस जताने लगे। यह सब कुछ आखिर कैसे हो गया? मेरी सास कहने लगी, आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है वह बहुत गलत हुआ है। अब हम अपनी दुल्हन को खाली हाथ कैसे घर ले जाएं? लोग क्या कहेंगे कि पता नहीं कौन से खानदान में लड़के की शादी कर दिया। जो लड़की के माता पिता ने उसे कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ रुखसत कर दिया। मेरी सास की यह बातें मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे भाई भाभी की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। मेरे पापा ने मेरे ससुर के सामने हाथ जोड़कर विनती की और कहने लगे कि मेरी इज्जत आपके हाथों में है। मेरी बेटी की आपके बेटे के साथ शादी हो चुकी है। अगर वह विदा होकर ससुराल ना गई तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो मेरी बेटी को ताने दे देकर जीते जी मार डालेंगे। लोगों को हमारे घर के हालात नहीं दिखेंगे, लेकिन मेरी बेटी में ही कमियां नजर आएंगे। पापा ने अपनी पगड़ी उतारकर मेरे ससुर के पैरों में रख दी। कहने लगे कि मेरी इज्जत बचा लीजिए। मेरे ससुर ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बेटी को ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। और उनकी शर्त यह थी कि मैं ससुराल जाकर 5 दिन तक अपने पति के कमरे के बजाय नौकरानी के साथ उसके कमरे में सोऊंगी। मेरे पापा ने जब उनकी यह शर्त सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप इस समय मेरी बेटी को रुखसत कर कर ले जाइए। अगले ही दिन वह मुझे रुखसत कर कर मेरी ससुराल में ले गए। ससुराल में कदम रखते ही मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें अपने पति के साथ नहीं रहना है, बल्कि 5 दिन तक हमारी नौकरानी के साथ रहोगी। नौकरानी मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई और परेशान थी। जब मैं नौकरानी के बिस्तर पर लेटी तो मुझे महसूस हुआ कि उसका बिस्तर बहुत ठंडा था, लेकिन मैं उस समय बहुत ज़्यादा थकी हुई और परेशान थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लेटने के साथ ही सो गई। जब सुबह मैं उठी तो मैंने नौकरानी से पूछा, तुम्हारा बिस्तर इतना ठंडा क्यों है? उसने मुझसे कहा, आप बहुत भोली हो। 5 दिन के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे ही 5 दिन पूरे हुए मेरी सास फूलों का हार लेकर मेरे पास आई। जान तो मेरी तब निकली जब मेरा नाम समायरा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। हम एक बहन और 2 भाई हैं। मैं घर में छोटी थी। मेरे पापा की मिठाई की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी, और मेरे पापा के दोस्त यानी अंकल जो हमारे घर से थोड़ी दूर रहते थे, उनका हमारे घर में बहुत आना जाना था। वह मुझे अपनी बेटी ही मानते थे। पापा उन पर बहुत भरोसा करते थे। पापा की दुकान से हमारा गुजर बसर अच्छा होता था। मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और वह जॉब करते थे। मैं अपने परिवार में बहुत खुश थी। हमारे परिवार में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन मुझे कभी बहन की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरी भाभियों ने हमेशा ख्याल मेरी बहनों की तरह रखा था। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती थी। मेरे भाई जब भी मार्केट जाते मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आते थे और मुझे अपने साथ घुमाने भी लेकर जाया करते थे। मेरे भाई और भाभी मेरे बहुत नखरे उठाते थे। जब भी मैं कोई फरमाइश करती तो मेरे भाई फ़ौरन ही पूरी कर दिया करते थे। मेरी माँ भाइयों से कहती, तुमने इसको बहुत सर पर चढ़ा रखा है, ससुराल जाएगी तो इसके नखरे कौन उठाएंगे? इस पर भाई कहते कि आप फिक्र ना करें, हम इसके लिए ऐसा दूल्हा देखेंगे जो हर समय इसके नखरे देखेगा और लाड़ भी उठाएगा।
पापा हमारी बातें सुनकर मुस्कुराते और माँ पापा को मेरी शादी की फिक्र लगी रहती थी। वह चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मेरी भी शादी हो ताकि वह अपने फर्ज से बरी हो जाए। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। हालांकि मुझ में कोई कमी नहीं थी, खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। हमारे घर के हालात भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। कहीं माँ पापा को लड़का पसंद नहीं आता था, तो कभी किसी लड़के वाले को मैं पसंद नहीं आती थी। कभी दोनों तरफ से पसंद आ जाते तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि बात वही खत्म हो जाती। मेरे भाई मेरी माँ को समझाते कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तो शादी हो जाएगी, और आप चिंता क्यों करती हैं, हम हैं ना उसके भाई। समायरा का रिश्ता एक अच्छे लड़के से तय करेंगे। मेरी माँ का कहना था कि लड़की की सही उम्र में शादी हो जाए तभी अच्छा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे समय के इंतजार में हमारी बेटी घर पर ही बैठी रह जाए। माँ पापा यही सोच सोच कर परेशान होते रहते। पंडित जी से घर में पूजा भी करवाई थी और मुझसे व्रत भी रखवा लिए थे ताकि मेरी शादी जल्दी हो जाए, और आखिर भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली थी और मेरे लिए एक रिश्ता आया जो मेरे माँ पापा को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे भाई भाभी भी उन लोगों से मिले, उन्हें भी यह रिश्ता पसंद आया और मेरा रिश्ता वही पक्का हो गया। कुछ महीने बाद मेरी शादी तय हो गई। सभी घर वाले शादी की तैयारी में लग गए, क्योंकि मेरी शादी में समय बहुत कम था और सबको बहुत सारी तैयारी करनी थी। मेरे भाई चाहते थे कि मेरी शादी में किसी चीज़ की कोई भी कमी ना रहे, और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। सभी लोग मेरी शादी से बहुत खुश थे। माँ भी मेरी बधाइयाँ ले रही थी। शादी से एक हफ्ते पहले ही मेहमानों का आना शुरू हो गया था। अंकल और उनकी फैमिली भी रहने के लिए आ गए थे। हर समय घर में रौनक लगी रहती थी। कभी कोई ढोल बजाता तो कभी कोई डांस करता। कब दिन निकलता और कब रात हो जाती पता ही नहीं चलता था। मोहल्ले की सारी औरतें आकर माँ के पास बैठ जाती और शादी के गीत गाने लग जाती। माँ पापा भी घर की रौनक देखकर बहुत खुश थे। मेरी दोनों भाभियाँ हर समय मेरे पति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाती रहती। मैं उनकी बातें सुनकर शर्मा जाती। कभी कभी तो मैं उनसे झूठ मूठ कर नाराज हो जाती और फिर सब लोग मुझे बहुत प्यार से मनाते। कभी कभी मैं यह सोचकर रोने लग जाती कि अब मुझे अपने माँ बाप को छोड़कर जाना होगा। पता नहीं मेरा ससुराल कैसा होगा, मेरे ससुराल वाले और मेरे पति मुझे इतना ही प्यार करेंगे या नहीं। मेरे रोने पर सब लोग परेशान हो जाते और मुझे चुप कराते। मेरे भाई मुझसे कहते, अगर तुम्हारा पति तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं उसका कान खींचकर उसे लाइन पर ले आऊँगा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगती। उस समय मेरी ससुराल वालों से मेरे पापा की लेन देन के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। मेरी शादी होटल में हो गई थी और मेरे ससुराल वाले अपने घर वापस चले गए। हम भी अपने घर वापस आ गए। अगले दिन मेरी विदाई थी। घर आने के बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। भाभीियों ने प्लान बनाया था कि आज रात कोई नहीं सोएगा, सब लोग मस्ती करेंगे और रात भर डांस करेंगे। मेरी माँ और भाभी किचन में मेहमानों के खाने का इंतजाम कर रही थी। मेरे भाई भी कामों में लगे हुए थे। मैं भी बहुत इंजॉय कर रही थी। तभी कुछ लोग चेहरे पर मुखौटा लगाए हुए हमारे घर के अंदर आए। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। उन्होंने आते ही सब लोगों को काबू में कर लिया। औरतों और बच्चों को एक तरफ बैठा दिया। उनके हाथों में हथियार थे, इसलिए उनसे कोई कुछ नहीं कह सका। उनसे कोई कुछ कहते तो कहते चुप रहो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। उन्होंने मर्दों और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था और औरतों को एक कमरे में बंद कर दिया, और मेरे दहेज का सारा सामान लूट कर चले गए। ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी ने सब कुछ पता कर भेजा है। उन्हें सब कुछ पता था कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी ज्वेलरी भी निकाली, जो कि आज ही पापा ज्वेलर्स के यहाँ से लाए थे। उन्होंने सिर्फ मेरे दहेज का सामान ही लूटा, बाकी किसी सामान को हाथ नहीं लगाया। मेहमानों का भी बहुत सारा सामान रखा था, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को देखा तक नहीं। घर में मेरी ज्वेलरी के अलावा भाभी और माँ की ज्वेलरी भी रखी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी ज्वेलरी ही लूटी। कुछ समय पहले जो लोग नाच गा रहे थे, खुशियों का माहौल था, अब सब मातम में बदल चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हुआ है। सब लोग हैरान और परेशान थे। पापा ने अपने हाथ खोले और बाकी लोगों को भी कमरे से निकाला। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से पाई पाई जोड़कर मेरे लिए दहेज का सामान इकट्ठा किए थे, लेकिन वह गुंडे सब कुछ लूट कर ले गए। पापा को बहुत ज़्यादा सदमा लगा था, इसकी वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। माँ और भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। सबका रो रो कर बुरा हाल था। मेहमान भी यह सब देखकर घबरा गए थे। जितने लोग थे उतनी बातें हो रही थी। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। इसी बीच भाइयों ने कहा कि पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई जाए। पापा सदमे की वजह से हिल नहीं पा रहे थे,
लेकिन मेरे भाइयों ने उन्हें समझाया और पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। भाभी ने मेरे ससुराल वालों को फ़ोन कर सब कुछ बता दिया। उनका कहना था कि हम पहले ही उन्हें सारी बातें बता देते हैं, ताकि कल जब वह लोग तुम्हें लेने आए तो उन्हें सब कुछ पता हो जाए। मेरी ससुराल वाले मेरे घर आ गए थे और वह बहुत अफसोस कर रहे थे। जब पापा और भाई पुलिस स्टेशन से वापस आए तो मेरे ससुर पापा से कहने लगे, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी सास कहने लगी, अब हम अपनी दुल्हन को खाली हाथ कैसे लेकर जाएंगे? लोग क्या कहेंगे कि कौन से खानदान में अपने बेटे का ब्याह कर दिया। दुल्हन दहेज में कुछ भी नहीं लाई। इसके मम्मी पापा कैसे थे जो खाली हाथ रुखसत कर दिया? मेरे ससुर भी पापा से कहने लगे, मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है। किस किस को समझाते रहेंगे और कौन यकीन करेगा कि शादी से एक रात पहले ही दुल्हन के घर में डकैती हो गई? सब तो यही सोचेंगे ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बिना रुके ही बोले जा रहे थे। उनकी बातें दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान थी। मेरे पापा ने उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे कहा, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। अगर मेरी बेटी अपनी ससुराल ना गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग तो यही सोचेंगे ना कि मेरी बेटी में ही कोई कमी थी, तभी तो शादी होने के बाद ससुराल वाले उसे विदा कर नहीं ले गए। कौन मेरी इस बात पर यकीन करेगा? पापा बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे। रोते हुए उनके पैरों में बैठ गए। मुझे अपने पापा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे ससुर ने कहा कि मैं आपकी बेटी को लेकर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोगों को मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर आप लोगों को मेरी शर्त मंजूर है तो मैं पूरी इज्जत के साथ आपकी बेटी को विदा करके ले जाऊंगा। पापा ने पूछा कि आपकी क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि अगले 5 दिन तक आपकी बेटी अपने पति के कमरे में नहीं, हमारे घर की नौकरानी के कमरे में रहेगी और वही उसी के साथ सोएगी। उनकी शर्त सुनकर मेरे पापा और बाकी लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन इस समय पापा बहुत मजबूर थे, कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मेरे ससुर की शर्त मान ली। अगले दिन वह लोग मुझे रुखसत करवा कर ले गए। सारे रास्ते मैं अपने पापा के बारे में सोचती रही। कैसे मेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरे लिए मेरी पसंद का दहेज बनाया था और मुझे नसीब भी नहीं हुआ। उल्टा मेरे पापा को मेरी ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उनके आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े, ताकि दुनिया वाले मुझ पर उंगली ना उठाए। सिर्फ मेरी खातिर मेरे पापा ने उन लोगों के पैर पर लिए थे। दुनिया वाले भी अजीब हैं, सही गलत देखे बिना ही फैसला कर लेते हैं और उसका सिला हम जैसी लड़कियों को भुगतना पड़ता है। हम लोग जैसे ही घर पहुंचे, मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें हमारी शर्त तो याद है ना? तुम्हें 5 दिन तक हमारी नौकरानी के साथ रहना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे याद है। उन्होंने कहा, हम और कोई रस्म भी नहीं करेंगे। जितने अरमानों से हम तुम्हें इस घर में लेकर आना चाह रहे थे, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। सबके किराए पर पानी फिर गया। अब तुम्हें भी हमसे कोई उम्मीद नहीं रखने की ज़रूरत है। तुम हमारी नौकरानी के साथ उसके कमरे में जाकर आराम करो। उनकी यह बातें मुझे बहुत बुरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों के सीने में दिल ही नहीं है। वो लोग मुझे तो ले आए थे, लेकिन खुश नहीं थे। क्या दहेज ही सब कुछ होता है? लड़की की इज्जत ससुराल में दहेज से ही होती है। दुनिया वाले किसी की मजबूरी समझना ही नहीं चाहते। मेरे पापा ने पूरी कोशिश की थी कि वह मुझे बहुत इज्जत के साथ अपनी ससुराल में भेजे, लेकिन मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। मैं अपनी आंखों में आंसू साफ करते हुए नौकरानी के साथ उसके कमरे में चली गई। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने अपने कपड़े बदले और उस नौकरानी के बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि उस नौकरानी का बिस्तर बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन मैंने उस समय उससे कुछ नहीं पूछा था। वह नौकरानी दिल की बहुत अच्छी थी। मेरे लिए खाना लेकर आई और साथ में चाय और दवाई भी लेकर आई। उस नौकरानी ने मुझसे कहा, खाना खा लो और यह दवाई खाकर सो जाना, तुम्हें इससे आराम मिलेगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, रात भर आराम से सोगी तो तुम्हारी थकान भी उतर जाएगी। मुझे भी लगा शायद वह ठीक ही कह रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाना खाया और दवाई खाकर सो गई। मुझे वह लड़की घर की नौकरानी नहीं लगती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे उसके बिस्तर के ठंडा होने पर बहुत हैरानी हुई। थोड़ी देर बाद वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आई, तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा बिस्तर इतना ठंडा क्यों है? तो उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत भोली हो, 5 दिन पूरे होने दो, तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती थी
उसकी बोल चाल, चलना फिरना किसी भी तरीके से नहीं लगता था कि वह इस घर की नौकरानी है। लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी परेशानी में थी। मुझे तो जैसे तैसे 5 दिन पूरे करने थे। 5 दिन तक मुझे एक कमरे में ही बंद रहना था। सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं यह सोचकर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी कि 5 दिन पूरा होने के बाद मैं अपने पति के साथ रहूंगी। इन 5 दिनों के अंदर मेरे घर से कोई भी नहीं आया था। सास ने साफ-साफ मना कर दिया था कि जब तक मैं 5 दिन तक कमरे में रहूंगी, मेरे घर से कोई नहीं आएगा। मुझे इस कमरे में कुछ घंटे ही हुए थे कि मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरे ससुराल वाले तो मुझे इस कमरे में बंद कर कर भूल ही गए थे। किसी ने मुझे जाकर कुछ नहीं पूछा। बस एक नौकरानी ही मेरे पास खाना वगैरह लेकर आती थी, और जब मैं उससे कुछ पूछती थी तो वह मुझे कोई जवाब नहीं देती या फिर मुस्कुरा देती। मुझे उसकी यह हंसी बहुत अजीब लगती थी। मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा हंसमुख थी। लेकिन जब से मैं यहाँ आई थी, चुपचाप गुमसुम इसी कमरे में पड़ी रहती थी। यहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं था। सब लोग भूल गए थे। मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। एक बार तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इस नौकरानी से कहूँ कि मेरी सास को बुला दे और उनसे कहूँ कि मुझे यहाँ से निकाल दें। मुझे इनकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। अगर यह लोग मुझे अपने घर भेजना चाहते हैं तो भेज दें। मैं इनकी फालतू की शर्त मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन फिर मुझे अपने माँ बाप का ख्याल आ जाता था कि वह मेरी शादी के लिए कितना परेशान रहते थे। उन्होंने मेरी खातिर कितना कुछ बर्दाश्त किया। मेरे ससुराल वालों के हाथ पैर जोड़ने पड़े थे, तब जाकर यह लोग मुझे अपने घर लाने को राजी हुए थे। अगर मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। अपने माँ पापा का सोचकर ही मैंने यही रहने का फैसला किया, और सोच लिया था कि जैसे भी हो यह 5 दिन यहाँ गुजारती हूँ। जैसे ही 5 दिन पूरे हुए, मेरी सास मेरे पास बहुत खुशी के साथ आई। आते ही उन्होंने मेरे गले में फूलों का हार डाला और खुशी से मुझे अपने गले लगा लिया। मुझसे कहने लगी कि मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। उनकी यह बातें सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैं पिछले 5 दिनों से इसी कमरे में बंद थी, और इस 5 दिनों के अंदर ना मेरे कमरे में कोई आया था और ना ही मैं इस कमरे से बाहर निकली थी। सिर्फ वह नौकरानी ही मेरे कमरे में आई थी। वो भी मुझे खाना देकर चली जाती थी। उससे भी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। पिछले 5 दिनों से कमरे में किसी का आना तो दूर, किसी ने झाँक कर भी नहीं देखा था। तो फिर यह सब कुछ कैसे हो सकता है। मेरी सास मुझे बहुत खुशी के साथ कमरे से बाहर लेकर गई। बाहर मेरे पति बैठे हुए थे, बाकी के ससुराल वाले भी वही थे। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग मुझे देखकर हंस भी रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। अपनी सास की बातें सुनकर और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, वह देखकर मेरी तो अक्ल हैरान हो रही थी। तभी मेरी सास मुझे मेरे पति के पास लेकर गई। उनके बराबर में एक औरत बैठी थी जो कि घूंघट में थी, और उसके गले में भी बहुत सारे फूलों के हार पड़े थे, और उसकी गोद में बहुत मिठाई और फल वगैरह रखे हुए थे। यह सब देखकर मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया था कि वह मेरी जगह किसी और औरत को कैसे दे सकता है। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा था। मेरी सास ने मुझे अपने पति के दूसरी तरफ बैठा दिया और सबसे कहने लगी कि देखो, इस लड़की के कदम हमारे घर के लिए कितने शुभ साबित हुए। जैसे ही मैंने इस घर में कदम रखा, मेरे पति जो सालों से संतान के लिए तड़प रहे थे, उनको संतान का सुख प्राप्त हो गया। मुझे अपनी सास की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं यह सब कुछ क्या हो रहा था। इतनी देर में मेरी सास ने उस औरत का घूंघट खोल दिया जो मेरे पति के पास बैठी थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि अपने पति की और इसकी पहली पत्नी की खूब खिदमत करो। मैंने जैसे ही उस औरत की तरफ नजरें उठाकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जो नौकरानी बनकर मेरे पास खाना लेकर आ रही थी, जिसके कमरे में मैं 5 दिन से रह रही थी। मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी और चक्कर खाकर गिर गई। इतनी ही देर में मेरे भाई भाभी मेरी ससुराल में आ गए। मुझे इस हाल में देखकर वह लोग बहुत परेशान हुए। उन्होंने मुझे उठाया और कमरे में लेकर आ गए। कुछ देर बाद मैं होश में आई और होश में आते ही रोने लगी। वह मुझे रोता हुआ देखकर बहुत परेशान हुए और मुझसे पूछने लगे कि आखिर तुम इस तरह क्यों रो रही हो। लेकिन मुझे उनसे कुछ बताया नहीं जा रहा था। मेरे मुंह में तो जैसे शब्द जम ही गए थे। वह मुझे बार बार पूछने लगे कि क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। इस पर मेरी सास बोली कि 5 दिन से कमरे में बंद थी ना, शायद इसी वजह से रो रही है। मैं हैरत से उनकी सूरत देखने लगी कि वह मेरी भाभी से झूठ बोल रही थी।
मैंने उनकी बात काटकर अपनी भाभी को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि इन्होंने झूठ बोलकर अपने बेटे की शादी मुझसे करवाई है। इनका बेटा तो पहले से ही शादीशुदा है। इनको किसी बाबा ने बताया था अगर वह अपने बेटे की संतान चाहती है तो किसी कुमारी लड़की से इसकी शादी करके 5 दिनों के लिए कमरे में बंद कर दे, और जब वह कमरे में बंद हो तो कोई उसके कमरे में ना जाए सिवाय उसकी पहली पत्नी के। ऐसा करने से उनके बेटे को संतान की खुशी मिल जाए। यह सब बातें मुझे मेरी सास ने बताई थी जब वह मुझे अपने बेटे के बाप बनने की खुशखबरी सुना रही थी। मेरी भाभी ने मुझे तसल्ली दी और मेरी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। फिर मुझे घर वापस लेकर आ गई। मुझे ऐसी हालत में घर वापस आता देखकर घर में तो जैसे हंगामा मच गया। सब लोग मेरे घर वालों को बातें सुनाने लगे और कहने लगे कि आपने अपनी बेटी को कहाँ ब्याह दिए थे, इतनी प्यारी मासूम सी बेटी थी और उन लोगों ने इसकी हालत कैसी कर दी। माँ पापा सब लोगों की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार पापा अपने आप को समझ रहे थे। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ आखिर क्यों हुआ था। मैंने कभी भी किसी का कुछ बुरा नहीं सोचा था, फिर आखिर भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। मेरी भाभी भी मुझे देखकर बहुत अफसोस कर रही थी। अभी यह सब हंगामा हो ही रहा था कि मेरे भाई ने पापा को आकर बताया कि घर पर पुलिस आई है। पापा पुलिस को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। पुलिस ने पापा को जो सच्चाई बताई थी उससे तो पापा और ज़्यादा टूट कर रह गए थे। पुलिस की खबर सुनते ही पापा के दोस्त यानी कि अंकल दबे पैर से वहाँ से निकल गए। जब पापा ने पुलिस के सामने उनको बुलाया तो पता चला कि वह घर पर नहीं है। उस समय पापा ने पुलिस से कहा कि अभी उनके घर का माहौल ठीक नहीं है, हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। कुछ देर बाद वह खुद ही अंकल को लेकर उनके पास आ जाएंगे। पुलिस के जाने के बाद माँ ने पापा से पूछा कि वह अंकल को क्यों बुला रहे थे। पापा ने माँ से कहा जब वह घर पर आ जाएंगे तो पापा उन्हें सब कुछ बता देंगे। लगभग शाम के समय अंकल आते ही अपनी पत्नी और बेटे से घर चलने को कहा। पापा ने उनसे पूछा कि वह पुलिस को देखकर घर से बाहर क्यों चले गए थे, जबकि उन्हें तो पापा के साथ ही रहना चाहिए था। पापा की बात सुनकर वह बात को घुमाने लगे और बहाने बनाने लगे। जब पापा ने उनसे पूछा और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया तो वह उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, तब वह डर गए और उन्होंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि उन्होंने ही हमारे घर में चोरी करवाई थी, वह भी मेरी ससुराल वालों के साथ मिलकर। और इतना ही नहीं, वह पहले से ही जानते थे कि मेरा पति शादीशुदा है। वह यह भी अच्छे तरीके से जानते थे कि मेरी सास को एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो कुंवारी हो। उनकी बातें सुनकर तो सब लोग दंग रह गए थे। माँ ने उनसे पूछा कि आखिर यह सब क्यों किया। तब उन्होंने बताया कि वह अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए थे, लेकिन पापा ने उनसे साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि उनके बेटे की आदतें ठीक नहीं थी। वह बचपन से ही गलत कामों में पड़ गया था। कोई उसे लड़की देने को तैयार नहीं था। अंकल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने लगा कि पापा ने उसकी बेइज्जती की है। उन्होंने तभी ठान लिया था कि वह इस बात का बदला लेकर रहेंगे। वैसे तो उन्होंने पापा से कुछ नहीं कहा था और घर में ऐसे ही आना जाना रखा जैसे पहले हुआ करता था। इस सब के साथ हंसी खुशी रहने लगे और बाद में कभी अपने बेटे के रिश्ते का बात भी नहीं की। लेकिन वह मेरा रिश्ता कहीं और पर भी होने नहीं देते। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता था तो पापा लड़के की छानबीन की जिम्मेदारी अंकल को दे दिया करते थे, क्योंकि वह उन्हें अपना दोस्त नहीं बड़ा भाई समझते थे। पापा के सर दूसरी जिम्मेदारियां थी और मेरे दोनों भाई भी अंकल का हर हुक्म मानते थे। उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। जब भी पापा उनसे लड़के की छानबीन निकालने के लिए कहते, वह कुछ न कुछ गलत बातें लड़के के बारे में बता दिया करते थे। और अगर कभी मैं किसी को पसंद आ जाती तो उस लड़के के घर वालों को मेरे बारे में उल्टी सीधी खबरें दे दिया करते थे, जिससे मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जब इस लड़के का रिश्ता हमारे घर पर आया तभी पापा ने छानबीन की सारी जिम्मेदारी उन्हें ही दे दी थी। उन्होंने सब कुछ जानने के बाद इस रिश्ते को अच्छा बताया। मेरी सास ने उनसे सारी बात साफ साफ बता दी थी। तभी उन्होंने प्लान बनाया था कि वह शादी से एक दिन पहले ही मेरे घर में चोरी करवा देंगे, और जब मेरी ससुराल वालों को यह सब कुछ पता चलेगा तो वह रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। उस समय अंकल मेरे पापा से अपने बेटे का रिश्ता मांगेंगे तो पापा उनसे मना नहीं कर सकेंगे और उनका एहसान भी हो जाएगा कि उन्होंने उनकी और उनकी बेटी की इज्जत बचाई है। लेकिन मेरे ससुराल वाले उनसे 2 कदम आगे निकले। उन्होंने यह रिश्ता नहीं तोड़ा और अंकल को धोखा दे दिया। उन लोगों ने पहले तो मेरे पापा को बहुत सारी बातें सुनाई और फिर एहसान जताई
और यह शर्त रखकर यह रिश्ता कर लिया। अंकल बाद में मेरी ससुराल वालों के पास गए और उनसे कहने लगे कि उन्होंने यह सब क्यों किया। मेरी सास ने उन्हें बहुत बुरी तरह झाड़ दिया और धमकी देने लगी कि अगर उन्होंने कुछ भी मेरे पापा को बताया तो उनकी असलियत भी सबको बता देंगे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह खामोश रहे। पापा ने पुलिस से तो मना कर दिया कि वह अंकल को गिरफ्तार ना करे। यह हमारा घर का मामला है, हम इसे घर में ही निपटा देंगे। लेकिन अंकल से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मेरी डिवोर्स दिलवाकर पापा ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। मेरा कोई इरादा नहीं था दूसरी शादी करने का। मैं अभी सदमे से बाहर निकल भी नहीं पाई थी, लेकिन मुझे माँ पापा की खातिर यह शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं अपने माँ पापा को और परेशान नहीं देख सकती थी। वह मेरी वजह से पहले ही बहुत परेशानी उठा चुके थे और मेरी पहली वाली सास ने अपने बेटे की खुशी के लिए मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। उन्हें भी बाद में पता चला कि उनका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता है। बाबा के कहने पर उन्होंने यह सब कुछ किया। वह भी धोखेबाज था और उनसे पैसे लेकर भाग चुका था। उसकी पहली पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था और मेरी दूसरी जगह शादी हो गई थी। मेरे दूसरे पति बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ मैं बहुत खुश हूँ और अपने अतीत को भूल चुकी हूँ। मेरे माँ पापा मुझे देखकर चैन का सांस लेते हैं और मुझे दुआएं देते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।